आप जान गए होंगे कि पहली वीडियो में हम कवि का जीवन परिचय कर चुके हैं। अब हम कविता करने जा रहे हैं। आपने कवि के बारे में जान लिया होगा। तो क्या है कवि का नाम? नागार्जुन। तो चलिए अब हम कविता करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़ कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल बांस था कि बबूल। ये एक पद है बेटा, मैंने पहले ही बताया है। मुक्तक छंद का प्रयोग कवि ने इसमें किया है और खुली कविता है और खड़ी बोली का प्रयोग इसमें हुआ है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कवि कहीं बाहर गया हुआ है और जब वह कई दिन घूमने के बाद, घुमक्कड़ स्वभाव है, अक्खड़ स्वभाव है, ये बात पहले ही बताई गई थी। वह घर आता है तो घर के आंगन में एक छोटे से बच्चे को बैठा हुआ देखता है और उस बच्चे के दांत निकलने वाले हैं, निकले हुए हैं। और वह दांत निकलते समय जब वह हंसता है तो कैसा लगता है, कवि ने उसका वर्णन किया है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कवि कहता है कि तुम्हारी ये दांत निकलते समय की मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। इतनी सुंदर है, अगर इसे कोई मरणासन व्यक्ति देख ले तो उसमें भी वह प्राण डाल सकती है। तो कवि ने यहाँ पर दांत निकलते समय मुस्कान जो होती है छोटे बच्चे की, उसका अतिशयोक्ति वर्णन किया है कि छोटा बच्चा जब दांत निकाल रहा होता है उस समय जब वह हंसता है तो उसकी मुस्कान इतनी सुंदर होती है कि यहाँ पर कई उदाहरण कवि ने दिए हैं। तो क्या क्या उदाहरण है? तो पहला ही उदाहरण कवि ने क्या दिया है कि अगर उसे कोई ऐसा व्यक्ति देख ले जो मृत्यु के बिल्कुल नज़दीक हो तो उसमें भी प्राण आ सकते हैं, वह भी जीवित हो सकता है। तो एक बात तो बेटा ये थी। दूसरी, धूली धूसर तुम्हारे ये गात। धूली धूसर, धूल से धूसर मीन लथपथ, तुम्हारे ये गात, तुम्हारा ये शरीर। कवि यहाँ भी बच्चे को कह रहा है कि छोटा सा बच्चा जो धूल से लथपथ होता है, धूल से लथपथ उसका शरीर कैसा लगता है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। बच्चे का धूल से लथपथ शरीर ऐसा लगता है मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर कवि के झोपड़ी में आकर खिल गए हों। तो छोड़कर तालाब, तालाब ने तालाब को छोड़ दिया हो, मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, और मेरी झोपड़ी में आकर खिल गए हों जलजात में कमल के फूल। क्या कहा कवि ने कि धूल से लथपथ बच्चा ऐसा लगता है मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गए हों। कौन है बेटा कमल का फूल? छोटा सा बच्चा। और तालाब कहाँ खिलते हैं कमल? तालाब में। और ये बच्चा रूपी कमल कहाँ खिला है? कवि की झोपड़ी में। समझ में आ गया ना? अब आगे, परस पाकर तुम्हारे ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस मीन स्पर्श, पाकर, तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पाकर, यानी छोटे बच्चे को जब छोटा बच्चा किसी को छू लेता है तो परस पाकर तुम्हारा प्राण मतलब तुम्हारे प्राण। ये छोटे बच्चे अगर तुम्हारे प्राण किसी को छू लें, किसी को स्पर्श कर लें तो पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो जो कठोर पत्थर है वह भी पिघल कर जल बन जाएगा। अर्थात छोटा बच्चा किसी को छू ले तो कहते हैं अगर कोई कठोर हृदय पत्थर जैसा इंसान हो वह भी पिघल कर करुणा से भर जाएगा। तो हो गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल। अब ये 5वां एग्जाम्पल आया है बेटा, दांत निकलते समय बच्चे की मुस्कान कितनी सुंदर होती है। अगर इस बच्चे को कोई शेफालिका के फूल
बांस और बबूल के पेड़ देख लें तो उन पेड़ों से शेफालिका के सुंदर सुंदर फूल झड़ने लगेंगे। छू गया तुमसे कि अगर छू लिया तुमने बांस और बबूल के पेड़ों को। कवि क्या कह रहा है बच्चे से कि हे बच्चे, तुम्हारी इस सुंदर मुस्कान ने अगर बांस और बबूल के कांटेदार पेड़ों को छू लिया तो उन पेड़ों से शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। किसकी जगह? कांटों की जगह। तो ये कवि ने उदाहरण यहाँ पर दिया है। तो बेटा 4 उदाहरण थे। पहला, दंतुरित मुस्कान को देखकर मरे हुए व्यक्ति में भी जान आ सकती है। धूल से लथपथ दांत निकलने वाले बच्चे को अगर देख लिया तो कवि कहता है कि मानो कमल के फूल जो तालाब को छोड़कर झोपड़ी में आकर खिल गए हों। और छोटे बच्चे की कम स्पर्श पाकर जो पाषाण हृदय इंसान है वे भी दयालु बन जाएंगे। और बच्चे का स्पर्श पाकर बांस और बबूल के कांटेदार पेड़ शेफालिका के फूलों से लग जाएंगे या शेफालिका के फूल उनसे झड़ने लगेंगे। तो ये था बेटा पूरा पद। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला पद हम अगली वीडियो में करेंगे।